हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी फेज 3 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो रेलवे के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 30 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप @ResultBuilder4U से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आइए हम शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 30/10/2022 के प्रथम पाली के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि संख्या 472331 में प्रत्येक में सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी हुई संख्या की सबसे बड़ी और सबसे छोटे संख्या का योग कितना होगा। देखिएगा दिया है, सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए 4 7 2 3 3 6 1। सम अंक को 2 से विभाजित कर दीजिए। ठीक, सम अंक को 2 से विभाजित किया, यहाँ 2 आया। सम अंक को 2 से विभाजित किया, यहाँ 1 आया। सम अंक को 2 से विभाजित किया, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6। अब बोल रहा है प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दीजिए। इसमें 2 जोड़ेंगे, 7 2 9 3 2 5 3 2 5 2 1 3 हो गया। तो नंबर नया नंबर क्या बना, 2 9 1 5 5 3 3। अब बोल रहा है बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग। सबसे बड़ा 9 हो गया, सबसे छोटा 1 हो गया। कितना आंसर आ गया, 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास के गोले के आकार का कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा पूछी जा रही है। mm³ में हमें बताना है, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। अब यहाँ पर देखिए d की वैल्यू, व्यास दिया हुआ है 3.5 mm। हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लेंगे। 3.5/2 mm हो जाएगा। r = हो जाएगा 1.75 mm। अब देखिए हम यहाँ पर मान रख देंगे 4/3, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, 22/7 गुणे r की वैल्यू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4/3 इंटू 22/7, आप इसको क्या कर सकते हैं, 175/100 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। 175/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 7 जा 175, 25 7 175, 25 चौका 100। यहाँ पर भी देखिए 7 बार में गया, ये 4 बार में जाएगा। ये 7 बार में गया, ये 4 बार में जाएगा। आप यहीं पर काट लीजिए। 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। कितना बचा, 11 गुणे 7 गुणे 7 डिवाइड बाई 3 गुणे 2 गुणे 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 539 डिवाइड बाई 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 24 का 539 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार ले जाइए। 24 दूना 48 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50। 13 में से 8 गया 5 और 9, 59 हो गया। फिर 2 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 48। यहाँ पर 1 हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 24 चौका ले जाइए। अब देखिए 24 चौका 96 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 9 गया 1। फिर एक बार 0 उतारेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 24 पंजे निकाल लीजिए। 24 पच्चे होता है 5 चौके भी 0, तो 5 12 120। लगभग आप देखिए अपने ऑप्शन में कि 22.45। ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 22.45 के लगभग कौन सा है, 22.46। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22.46, ऑप्शन नंबर डी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, फिर 0 बढ़ाकर आप डिवाइड करेंगे तो ये राउंड ऑफ करके 22.46 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन 22.46 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नांकित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान एक परिवार के व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। अब देखिए अध्ययन करिए। दिया है
अप्रैल, मई, जून, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर के कुल व्यय का औसत पूछा जा रहा है, लगभग कितना है। तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल में कितना है 35, औसत निकालना है हमको। अप्रैल में 35 हो गया। मई में कितना दिया हुआ है 40, मई में 40 हो गया। जून में कितना दिया हुआ है, जून में 45 दिया हुआ है। अगस्त में देखिएगा कितना दिया हुआ है, अगस्त में 45 दिया हुआ है। उसके बाद सितंबर में बोला जा रहा है, सितंबर में भी 45 दिया हुआ है। अक्टूबर का देखिए, अक्टूबर में 25 दिया हुआ है, तो 25 लिख लीजिए। कितने टोटल महीने हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितने टोटल महीने हो गए 6 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 235 डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 39, तो इसका आंसर क्या हो गया 39। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इस प्रश्न में अक्षरों के एक समूह को नीचे दिए गए तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। शर्त दिया गया है, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है तो अंत में मौजूद स्वर को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर हैं, 2 से अधिक स्वर है तो सभी स्वरों 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि किसी शब्द में कोई अक्षर ठीक 2 बार मौजूद है तो उक्त दोनों स्थानों पर इसे 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब आप लोग देखिए, इसमें कोई पहले देख लीजिए, लास्ट में कोई स्वर नहीं है। देखिए यहाँ दिए, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है तो अंत में मौजूद स्वर को 6 के रूप में, तो कोई स्वर नहीं है। दूसरा देखिए क्या दिया है, यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर हैं, 2 से अधिक स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, ये है, तो इसको 8 के रूप में कूटबद्ध करना है। ठीक, यदि किसी शब्द में कोई अक्षर ठीक 2 बार मौजूद है तो उक्त दोनों पदों को दोनों स्थानों पर इसे 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो आप येलो को लिख लीजिए, YELLOW, 2 है तो दोनों को किसके 2 के रूप में कूटबद्ध करना है। तो आप क्या करिए, 2 हो गया, 2 2 2 2 एक ही में यहाँ दिख रहा है, लेकिन ई का 5 होता है, तो ई का 5 हो गया, तो 5 इसी में, 2 2 भी इसी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ 5 2 2 परसेंटेज 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करिए, भले ही वे सामान्यतः भिन्न प्रतीत होते हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। आइए देखते हैं। कथन दिया हुआ है कुछ फूल पत्ते हैं, तो आप बना लीजिए कुछ फूल, फूल को यहाँ बना लीजिए, कुछ फूल क्या है पत्ते हैं, कुछ फूल पत्ते हैं। ठीक, कुछ फूल पत्ते हैं। कुछ फूल तने हैं, कुछ फूल क्या है तने हैं, कुछ फूल क्या हो गए तने हो गए। कुछ फल फूल हैं, तो यहाँ बना लीजिए कुछ फल क्या है फूल है, ये दिया है कुछ फल फूल है, ये हो गया। अब निष्कर्ष दिया है कुछ तने फूल हैं, कुछ तने फूल हैं, हाँ है। कुछ फल पत्ते हैं, फल का फूल से तो रिलेशन है लेकिन पत्ते से नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला, इसलिए इसका केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 केजी दाम लेकर बदले में 200 केजी सामान ही देता है। इस सौदे में उसके लाभ का प्रतिशत निकालना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, उसको देना कितना था, उसको 200 केजी सामान का पैसा लेना था, लेकिन वो कितने का ले रहा था 250 का। अब आप क्या करिए, 250 केजी में से 200 को माइनस करेंगे तो कितना, कम से कम वो 50 केजी का ज़्यादा सामान का पैसा ले रहा था, तो 50 केजी में आप क्या करेंगे, जो जितना उसको देना चाहिए 200 केजी,
उसको लेना था उतना डिवाइड कर देंगे। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 केजी दाम लेकर बदले में कितना दे रहा है, 200 केजी सामान ही देता है। तो आप क्या करेंगे, 250 केजी में से 200 केजी घटाएंगे तो 50 केजी आ गया। 50 केजी में से जितना वो लेना चाह रहा था 200 केजी, उतने से आप डिवाइड कर देंगे, उसका परसेंटेज निकल जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट, 2 से 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसको सरल करना है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए y के पावर 4 2 जा 8, x के पावर कितना हो गया 4, इंटू माइनस है, ध्यान रखिएगा, तो -8 हो जाएगा, इंटू एक्स के पावर -4, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आप ध्यान रखिएगा कि इसमें दिया है, ये श्रृंखला दी हुई है, हम बस श्रृंखला को ध्यान में रखते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके ठीक बाद टी लेकिन ठीक पहले बी नहीं है। श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके ठीक बाद टी है। देखिए पहले ये चेक करिए कि टी किसके किसके बाद है, यहाँ नहीं है, यहाँ है जेड के बाद टी, यहाँ है जेड के बाद टी, यहाँ है जेड के बाद टी, और फिर यहाँ है जेड के बाद टी, और यहाँ भी है जेड के बाद टी। सबसे पहले जेड को देखिए, उसके बाद दिया जिनके बाद टी है, जिनके बाद टी है लेकिन ठीक पहले बी नहीं। अब इनके बाद टी है लेकिन यहाँ बी है, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ ऐसे ही रॉन्ग हो गया, टी नहीं है। इसके बाद टी है लेकिन बी नहीं है, ये सही है। इसके बाद टी है लेकिन बी नहीं है, ये भी सही है। इसके बाद टी, ये नहीं होगा, ठीक। अब और देखिए, अब ये देखिए जेड, जेड के बाद क्या है, टी है लेकिन बी नहीं है, तो 3 कितना हो गया, 1 2 3। तो उपरोक्त श्रृंखला में जेड है जिनके ठीक बाद टी है लेकिन ठीक पहले बी नहीं है। ऐसे 3 अक्षर हैं जिनके ठीक पहले बी नहीं है और ठीक बाद टी है, 1 2 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लीजिए। देखिए y डिवाइड बाई 196 इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 784। सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 चौक के 16, 4 9 36। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 3 4 9 36, 4 6 24, 196, 196 से कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 49। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यदि 144 डिवाइड बाई y, ठीक, अब y डिवाइड बाई 25, अब आप देख लीजिए, ठीक। अब इसको y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 144 गुणे 225 हो गया। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और 225 किसका होता है, 15 का। निकल गया आंसर, 12 गुणे 15 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, गुणा कर देंगे 180, इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यदि a एक न्यून कोड है तो 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है, इसको 1 + साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दीजिए, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 + कॉस स्क्वायर a डिवाइड बटे साइन स्क्वायर a। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर a डिवाइड बाई ऐसे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है, फिर डिवाइड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कौसंड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य स्थान पर होगा। आप लिख लीजिए CAUTIONE
डी। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, ए हो जाएगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, आई ई, फिर उसके बाद आई एन ओ टी यू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मध्य में क्या हो गया आई। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कर लीजिए, 9 + 7 डिवाइड बाई 8 - 4 × 2। अब प्लस का अर्थ गुणा है, 9 × 7, भाग का अर्थ प्लस है, ठीक, प्लस हो गया, माइनस का अर्थ भाग है, ठीक, गुणा का अर्थ माइनस है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 × 7 = 63 प्लस 4 दूनी 8 - 2, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 63। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 63, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। संक्रियाएं संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण देख लीजिए, 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमें दिया हुआ है 15 405 9, 15 405 9, 13 273 7। जैसे ये सीरीज, इससे इसी सीरीज के अकॉर्डिंग हमको पहला सीरीज, दूसरा सीरीज के ही अकॉर्डिंग हमें तीसरा सीरीज भी बनाना है। तो क्या करेंगे, 15 में 9 का गुणा करिए, 15 में 9 का गुणा करने पर कितना आ रहा है 135 आ रहा है। अगर 135 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 405। अब 13 का 7 में गुणा करिए, कितना आ रहा है 91, 13 7 91 गुणे 3, 91 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 273। ऐसे ही देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो अगर आप 11 में 5 का गुणा करिए, 11 × 5 = 55 गुणे 3 = 165। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 11 165 5। देखिए अब दिया है क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का समीकरण कौन सा होगा। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पर पहली बात तो दिया, हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे, चौड़ाई को W मान लीजिए। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी W + 5 हो जाएगी, ठीक। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल L × B होता है। लंबाई कितनी दी हुई है W + 5 × W। सॉल्व कर लीजिए, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल कितना है 215 रख लीजिए, 215 = W का स्क्वायर प्लस 5W। सॉल्व कर लीजिए तो W² + 5W - 215 = 0। तो आंसर क्या हो जाएगा W² + 5W - 215, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो गया W² + 5W - 215 = 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 6 दोस्त, ऑप्शन नंबर 16 देखिएगा, 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक। अब देखिए ग्रेबियल सुचिता के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, रितेश त्रिनाभ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सौरभ ग्रेबियल और ध्रुव दोनों के ठीक बगल में बैठा है। निम्न में से कौन रितेश और त्रिनाभ दोनों के ठीक बगल में बैठा या बैठी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं ऐसे भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए 6 दोस्त हैं, बोला जा रहा है 6 दोस्त हैं, एक वृत्ताकार मेज बना लीजिए, ठीक। वृत्ताकार मेज आपने बना लिया, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब केंद्र ये हुआ, ठीक। 6 दोस्त हैं, ठीक,
इधर का मुंह मतलब सबका मुंह इधर ही क्या होगा, जैसे इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 क्या किए हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर आप लेफ्ट इधर जाएंगे, ठीक, बाएं, अगर राइट जाना हो तो आप इधर जाएंगे। अब बोल रहा है, अब देखिए, ग्रेबियल सूचिता के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ग्रेबियल को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक, ग्रेबियल सूचिता के दाएं, तो सूचिता को यहाँ बैठा दीजिए। ग्रेबियल सूचिता के दाएं दूसरे स्थान पर, एक स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ग्रेबियल यहाँ पे बैठ गया, ठीक। अब बोल रहा है रितेश त्रिनाभ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी हम रितेश त्रिनाभ को नहीं बैठा सकते, हमको सूचिता और ग्रेबियल की तरह ही किसी को बैठाना पड़ेगा। अब देखिए, सौरभ ग्रेबियल और ध्रुव दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सौरभ ग्रेबियल और ध्रुव, सूचिता यहाँ बैठी है तो यहाँ सौरभ नहीं बैठ सकता है, तो कौन बैठेगा, ग्रेबियल, सौरभ, ग्रेबियल और ध्रुव, तो सौरभ को यहाँ बैठा दीजिए, सौरभ यहाँ बैठ गया। ध्रुव और ग्रेबियल, सौरभ ग्रेबियल और ध्रुव के बीच में बैठा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग बैठा लिए ग्रेबियल सुचिता के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हो गया। रितेश त्रिनाभ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा, अभी रुक जाइए। सौरभ ग्रेबियल और ध्रुव दोनों के ठीक बगल में बैठा। अब देखिए, रितेश त्रिनाभ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। रितेश को यहाँ बैठा दीजिए, क्योंकि त्रिनाभ का दायां यही होगा, त्रिनाभ को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए, पूछा जा रहा है रितेश और त्रिनाभ दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है। रितेश और त्रिनाभ के बगल में कौन बैठा है, सूचिता बैठी है, ठीक। ये देखिए, त्रिनाभ यहाँ है, रितेश यहाँ, इन दोनों के बगल में पूछा जा रहा है, तो कौन बैठा है, सूचिता बैठी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचिता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, चर x क्रमशः k और k-2 की बारंबारताओं के साथ मान 3 और 7 लेता है। यदि x का समांतर माध्य 4 है तो k का मान पूछा जा रहा है। अब जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र, देख लीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है x बार, समांतर माध्य x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi। अब देखिए, चर कितना दिया है, चर x के मान दिए हैं, चर x के मान दिए हैं, कितना कितना है, 3 और 7, ठीक। इसकी संगत बारंबारताएं भी दी हुई हैं, संगत बारंबारताएं, ठीक। संगत बारंबारताएं कितनी दी हुई हैं, k और k-2 दिया हुआ है, ठीक। मान 3 और 7 लेता है यदि x का समांतर माध्य 4 है। अब देखिए, समांतर माध्य में दिया हुआ है, x बार की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 इक्वल टू, अब मान रखिए, होता है fi xi डिवाइड बाई fi। तो अब क्या, चर क्या ले रहा है, 3 और 7। अब आप क्या रखेंगे, एक तो संगत बारंबारता है k दिया हुआ है, इंटू का 3 हो गया, प्लस दूसरा संगत बारंबारता k-2 दिया हुआ है, इंटू का दूसरा 7 दिया हुआ है चर, तो 7 डिवाइड बाई k प्लस k-2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा k 3k प्लस 7k माइनस का 14 डिवाइड बाई 2k माइनस का 2 4 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8k माइनस 4 2 जा 8, 3k प्लस 7k माइनस का 14, तो 8k माइनस 8 इक्वल टू 10k माइनस का 14। अब माइनस 8 प्लस का 14 इक्वल टू 10k माइनस का 8k, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2k इक्वल टू 14 में से 8 गया 6, k इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो k का मान कितना आ गया, 3। हमसे k का मान पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित को सरल कीजिए। आप यहीं से सरल कर लीजिए, 2 1 जा 2, फिर 3 3/2, 3/2 गुणे 22 प्लस 10/5 माइनस 8 दूना
16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 11, 11 तियाँ 33, 5 दूना 10 प्लस 2 माइनस का 16, यहाँ पे हो जाएगा 33 माइनस 14 इक्वल टू 19। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 19। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिया है 7,250 की राशि एक वर्ष की शुरुआत में साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 6 महीने बाद 3,625 की एक और राशि पूर्व दर से दोगुनी दर पर उधार दी जाती है। वर्ष के अंत में इन दोनों ऋणों से ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 335 रुपये अर्जित किए जाते हैं। वार्षिक ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर आरंभिक 7,250 की राशि उधार दी गई थी। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपका क्या करिए, S1 निकाल लीजिए। S1 कितना दिया था, 7,250। एक वर्ष के अंत में इसका जो दर दिया था वो R है बटे 100 निकालिए। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 72.5 R। अब आप S2 निकाल लीजिए। देखिए क्या दिया है, दूसरा दिया है कि 3,625, 6 महीने बाद 3,625 की एक और राशि पूर्व दर से दोगुनी दर पर। कितना है, 3,625 3,625 गुणे 6/12 समय जो दिया है और जो दर है वो दोगुनी हो जा रही है बटे 100। अब यहाँ से सॉल्व कर लिए, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 36.25 R। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 335 रुपये अर्जित किए जाते हैं कुल ब्याज। अब कुल ब्याज बराबर निकाल लीजिए, S1 प्लस S2 निकाल लीजिए। S1 प्लस S2 इक्वल टू 335 रुपये दिया हुआ है। अब निकालिए 72.5 R प्लस 36.25 R इक्वल टू 335 हो जाएगा। अब यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लीजिए, 108.75 R हो गया बराबर 335। R की वैल्यू निकालिए, 335 बटे 108.75 हो गया। तो आप निकाल लीजिए R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.08%। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3.08%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। शहर सी शहर ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। सबसे पहले आप देख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे दिशा हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले दिशा को डिनोट कर लीजिए। शहर सी शहर ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। शहर बी शहर ए के पूर्व में है। शहर डी शहर सी के पश्चिम में है। शहर एम शहर बी के उत्तर पूर्व में है। शहर एम के सापेक्ष शहर डी की स्थिति क्या है। अब यहाँ से यहीं पर बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं। शहर सी शहर ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में, मतलब शहर ए और बी ये है, ठीक हो गया। सी मिलाने वाली रेखा इसको मध्य बिंदु है जो दक्षिण दिशा में है। देखिए इधर दक्षिण है, दक्षिण दिशा में हो गया। शहर बी शहर ए के पूर्व में है। शहर बी देखिए बोला गया है, ए इधर है, शहर बी पूर्व दिशा में है, इधर है, ठीक। शहर डी शहर सी के पश्चिम में है। शहर डी शहर सी के पश्चिम में है, तो सी के पश्चिम में, तो डी इधर हो गया। देखिए पश्चिम इधर है तो डी किधर हो गया, सी के पश्चिम में डी हो गया, ठीक। शहर सी के पश्चिम में। शहर एम शहर बी के उत्तर पूर्व में है। अब जो शहर एम है उत्तर पूर्व देखिए ये है, ठीक। तो शहर एम, एम कहाँ गया, यहाँ हुआ। एम शहर डी के उत्तर पूर्व में है, हो गया। अब बोला जा रहा है कि शहर एम के सापेक्ष डी की स्थिति, शहर एम के सापेक्ष डी की स्थिति क्या हो जाएगी, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। आइए देखते हैं। कथन दिया हुआ है H इज ग्रेटर देन और इक्वल L। देखिए कथन दिया हुआ है, हम ऐसे क्वेश्चंस को निष्कर्ष के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया A और B,
आप अगर ए की तरफ जाते हैं तो ए से बी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बी से ए की तरफ नहीं जा सकते हैं। अगर बी इज ग्रेटर देन ए है तो बी की तरफ से जा सकते हैं, ए की तरफ से नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही हमको क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर दिया है P इज ग्रेटर देन आर इक्वल L। अब यहाँ से देखिए L से P की तरफ देखिए, तो हमें P से खुला है। देखिए P से हम L की तरफ जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। अब देखिए U से D की तरफ देखिए, जब आप U से D की तरफ जाते हैं तो U और D के बीच में देखिए तो D इज ग्रेटर देन आर इक्वल है U से, तो क्या होगा U से D की तरफ जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। L इज ग्रेटर देन D, अब L से D की तरफ चलिए, L से D की तरफ देखिए, जब भी कभी ऐसे साइन हो तो ये हमेशा रॉन्ग होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। L से O की तरफ चलिए, इसमें भी यही है। देखिए यहाँ पर L और O के बीच में देखिए दोनों ऐसे साइन है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये भी रॉन्ग होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, P इज ग्रेटर देन आर इक्वल L, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं 1 और 2 दी हुई हैं। ठीक, आपको कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए यह बताना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। अब देखिए कथन क्या दिया हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके निर्माण से यात्री 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा 12 घंटे के भीतर पूरी कर पाएंगे। देखिए धारणा इसमें दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। धारणा दिया हुआ है दोनों शहरों के बीच सड़क की स्थिति काफी खराब है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है आपके कथन में कि कोई शहर के बीच में सड़क, दोनों शहर के बीच में सड़क खराब हो। दूसरा देखिए, वर्तमान में भारत के इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं, ये भी गलत है, ये भी आपके ऐसे कथन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका दोनों निष्कर्ष नहीं होगा, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप नियर अबाउट मानना पड़ेगा आपको। अगर आप पॉइंट के हिसाब से करने चलेंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा लेंदी कर देंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। देखिए 8.99 इसको 9 मान लीजिए, 17.99 इसको 18 मान लीजिए, -3.99 को 4 मान लीजिए, इंटू 2.99 को 3 मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 27 हो गया, -12 हो गया, आपका आंसर आ गया 15, आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई चार्ट 4 वर्षों में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या, ध्यान रखिएगा मिलाकर कुल शिकायत कितने हैं, कुल शिकायत की संख्या कितनी है, नोट कर लीजिए। कुल शिकायत 200 है। 2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या और 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का अंतर कितना है। सबसे पहले 2001 का निकाल लीजिए। 2001 का जब आप निकालेंगे तो 200 कुल है। 2001 में कितने परसेंट शिकायत, 25% शिकायत हुए, तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 हो गया। 2003 का निकाल लीजिए। अब 2003 का निकालेंगे तो 200 का 2003 में कितनी शिकायतें हुई हैं, 45%, तो 45% डिवाइड बाई 100, 45 दूना 90, कितना हो गया 90, टोटल कितना हो गया 140। 2001 और 2003 का पूछा जा रहा था। उसके बाद बोला जा रहा है 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या, तो 2002 में निकाल लीजिए। 2002 में कितना है, 2002 में 20% है, 20% निकाल लीजिए 200 का। 200 का जब 20% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल है, 2 2 जा 4, तो 40 आ गया। 2001 और 2003 का कुल में से 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का अंतर पूछा जा रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा 1, कितनी शिकायतें हो गई 100। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 100। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यदि शब्द ब्राइट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ब्राइट लिख लीजिए, BRIGHT, ब्राइट हो गया। अब ब्राइट को आप सॉल्व करिए तो यहाँ पे हो जाएगा BGHIRT,
देखिए पूछा जा रहा है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो टी की और किसकी बची, बी की। 2 अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह 1 के निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्म का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए। समान तर्क का पालन करता है। देखिए WQN VPM JRE IQD, देखिएगा V से W, PQ हो गया, MN हो गया, ऐसे ही IJ QR D और E। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा है जो बन रहा हो, तो आप देख लीजिए। पहले T से ट्राई करिए, T से F का नहीं बनेगा, ठीक, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये U से P, G H होना चाहिए लेकिन K हो रहा है, ये भी नहीं बनेगा। अब ये देखिए S का T, F का G, ठीक है, H का I, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C TGISFH। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ABCDE और F एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। अब देखिए CF के ठीक ऊपर एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, ठीक, लेकिन 6ठी मंजिल पर नहीं रहता है। F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक। यदि B E से 2 मंजिल नीचे रहता है और A सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, तो D और C के ठीक मध्य में कितने व्यक्ति रहते हैं। अब आप बना लीजिए। बोला गया है कि नीचे से मंजिल है 1 2 3 4 5 6 हो गया। CF के ठीक ऊपर एक सम क्रमांक वाली, C को हम, लेकिन 6 पे नहीं रहता, 6 पे मत रखिए। C को हम 2 पर भी रख सकते हैं, इधर भी बनाते चले, और 4 पर भी रख सकते हैं, ठीक। अब दिया है F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अभी रुक जाइए। यदि B E से 2 मंजिल नीचे रहता है, यदि B, ठीक, E से 2 मंजिल नीचे रहता है, ठीक हो गया। B को हम यहाँ बैठा दिए। देखिए क्या दिया हुआ है, F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। F और E के बीच, F और E के बीच, अभी रुक जाइए। यदि B E से 2 मंजिल नीचे नहीं रहता है तो 1 मंजिल नीचे रख दीजिए B को, E से 1 मंजिल नीचे हमने बैठा दिया। उसके बाद बोल रहा है A सबसे ऊपरी मंजिल पर, A यहाँ नहीं रहता तो A को हम यहाँ बैठा देते हैं, 4 पे बैठा दीजिए A को, क्योंकि F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति है। F और E के बीच 3 व्यक्ति हैं। बचा कौन, D को यहाँ बैठा दीजिए सबसे ऊपर, क्योंकि 6 पर A को नहीं बैठा सकते थे। अब पूछा जा रहा है D और C के ठीक मध्य में, D और C के ठीक मध्य में कितने लोग हैं, 1 2 3, कितने लोग हो गए, 3 लोग। इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, आंसर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। अब देखिए ढाले गए गोले की त्रिज्या पूछी जा रही है। अब क्या करिए, सबसे पहले अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिए। अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इकाई त्रिज्या, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2/3 पाई, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/3 पाई, ठीक। ये बोल रहा है 3 ठोस अर्धगोले हैं, तो गुणे 3 कर दीजिए, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचा, 16 पाई। अब हम क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन निकालिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, हमें r निकालना है। मान रख दीजिए 16 पाई इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4 से 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक के 16, 4 पाई गुणे 3 इक्वल टू पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 12 इक्वल टू r क्यूब। r की वैल्यू निकालने के 3rd रूट ऑफ 12 इसका आंसर हो जाएगा। 3rd रूट ऑफ 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, 3rd रूट ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा,
408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक को 516 m माइनस 252 गुणे 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो m का मान पूछा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, 408 और 1032 का आप क्या करिए, पहले HCF निकाल लीजिए। 408 और 1032 का HCF निकाल लीजिए। ठीक, जब आप HCF निकालेंगे 2 2 जा 4 0 4, 2 1 जा 2 0 2, 2 5 जा 10 1, फिर 3 से जाएगा 17, 17 से 1 हो गया। आप 1032 का 2 516, 2 से काटेंगे 258 हो जाएगा, 2 से फिर कटेगा 129 हो गया, 3 से काटिए 43 हो गया, 43 से काटिए 1, 2 2 कॉमन, 2 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, जो कॉमन होता है वही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 24। इसका HCF कितना आ गया, HCF दिया हुआ है इक्वल टू 516 m माइनस 252 इंटू 4, माइनस 252 इंटू 4। ठीक, मान रख दीजिए 24 इक्वल टू 516 m माइनस 252 गुणे 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 24 प्लस का 252 गुणे 4 इक्वल टू 516 m, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1032 डिवाइड बाई 516। 516 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसका 2, ऑप्शन नंबर डी, इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी वह संख्या हो सकती है। तो होता है, देखिए क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल टू 7, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण से देखिए, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस 7 हो गया, c इक्वल टू 1 हो गया। अब निकालिए, द्विघात समीकरण होता है x इक्वल टू b प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। मान रखिए माइनस b माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 7 हो गया प्लस माइनस 7 7 49 माइनस 4 बटे 2। अब यहाँ देखिए 7 प्लस माइनस अंडर रूट 45/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 इंटू 5 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करिए तो 7 प्लस माइनस 3 रूट 5 हो जाएगा, सॉरी 7 प्लस माइनस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5/2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है। माध्य बराबर होता है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 डिवाइड बाई 7। कितनी संख्याएं हैं 7। सॉल्व करेंगे 58/7 इसका आंसर आ जाएगा। 58/7 ऑप्शन नंबर ए, 58/7। अब देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लेम को 4%5 @ 2 लिखा जा रहा है, मीडिया को @2.95 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डेल्टा को पूछा जा रहा है। देखिए DELTA। अब देखिए यहाँ पर L को किससे डिनोट किया गया है, परसेंटेज से। L को परसेंटेज से डिनोट कर लीजिए। D को देखिए किससे डिनोट किया गया है, पाई से। ठीक है, पाई से डिनोट कर लीजिए। उसके बाद L को किससे डिनोट किया गया है, L को यहाँ पर देखिए डेल्टा DELTA। D को किससे डिनोट किया गया है, पाई से, पाई हो गया। E को किससे डिनोट किया गया है, 2 से, 2 हो गया। L को परसेंटेज से। T को किससे डिनोट किया गया है, T का जाने दीजिए, अभी नहीं दिखा रहा है।
इसमें नहीं दिया है। ए का क्या हो गया, ए को किससे 5 से, तो बचा कौन टी। आप ऑप्शन के हिसाब से जाइए, पाई 2%, इसमें आ रहा है 5 भी, तो इसमें 3 से डिनोट कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई 2% 35, आई मीन ऑप्शन नंबर डी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यदि दो संख्याओं का योगफल 25 और गुणनफल 136 है तो उनके घनों का योगफल पूछा जा रहा है। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 25, x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया है 136। अब इनके घनों का योगफल, तो घनों का योगफल कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए x प्लस वाई का क्यूब कितना हो गया 25 का क्यूब, हमको ये निकालना है, इसको यहीं रहने दीजिए, इन सबको इधर ले आइए, माइनस 3xy 136 इंटू 25 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का वाई का क्यूब। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 15,625 हो जाएगा, ये 10,200 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 5425, 5,425 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किया जा सकने वाला कार्य की मात्रा का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 10 पूछा जा रहा है, 10 वुमेन एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, 8 मैन इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 से 8 कैंसिल आउट, 5 2 से काटिए, 2 5 10, 2 6 12, तो 5w इक्वल टू m 6m हो गया। अब पुरुष का महिला से मात्रा पूछा जा रहा है, तो m/w इक्वल टू हो जाएगा 5/6। मैन और वुमेन का जो मात्रा आ जाएगा कार्य का वो हो जाएगा 5 संबंधे 6। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, 5 संबंधे 6। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। उज्जवल के पास 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के वर्ग के 5,250 करेंसी नोट है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं पूछा जा रहा है। उज्जवल के पास कितने, 50 रुपए के, x मान लीजिए नोट को, इंटू एक्स प्लस 100x प्लस 200x इक्वल टू 5,250, 2 3 350x हो गया, इक्वल टू 5,250 कैंसिल आउट, x इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 15 बार में जाएगा, x बराबर 15। नोट कितने 15 समान है बोला गया है, तो 15 गुणे 3 बराबर 15 3 45। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको सरल करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, 1 - 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे दीजिए 5 हो गया, 200 -200 हो जाएगा, -200 डिवाइड बाई 2, यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल आउट, तो 1 - 2 इंटू माइनस का 100 हो गया, माइनस का 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -1 प्लस का 200, आंसर क्या आ जाएगा 201। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 201। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। एक निश्चित संख्या में एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक, एक निश्चित संख्या में एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, केवल Q, W और Z के ठीक मध्य में बैठा है, ठीक। अब आप बना लीजिए, देखिए उत्तर की ओर मुख, उत्तर की ओर, उत्तर इधर का मुख होगा, इसका मतलब इधर का मुख करके बैठे हैं सभी लोग, ठीक। केवल Q, W और Z के ठीक मध्य में बैठा है, इससे नहीं। G, W के दाएं और छठे स्थान पर बैठा है, G, यहाँ पे G को बैठा दीजिए, ठीक। G, W के दाएं, तो W का दायां इधर होगा, G, W के दाएं छठवें स्थान पर बैठा है, ठीक। G के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, G के दाएं 3 व्यक्ति को बैठा दीजिए, 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, 3 व्यक्ति बैठ गए। Z पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, Z पंक्ति के बाएं सिरे पर यहाँ बैठा दीजिए Z को, ठीक। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या पूछी जा रही है। और यहाँ पर देख लीजिए Q, W और Z के ठीक मध्य में बैठा है, Q, W और Z के ठीक मध्य में बैठा है, ठीक।
अब आप जोड़ लीजिए, छठवें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने लोग हो गए कि डब्लू छठवें, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 6। अब देखिए पूछा जा रहा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या, तो ज्ञात करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितने लोग बैठे हैं 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 लोग पंक्ति में बैठे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दिया गया है इस प्रश्न में एक कथन है, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नहीं है दिया हुआ है, तो आप क्या करिए इसको भी ऑप्शन बेसिस पर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ए और बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो हम ए की तरफ से बी की ओर जा सकते हैं, लेकिन बी की ओर से ए की तरफ नहीं आ सकते। वैसे ही अगर ए इज लेस देन बी है तो बी की तरफ से ए की तरफ आ सकते हैं, लेकिन ए की तरफ से बी की तरफ नहीं जा सकते। अब देखिए आप क्या करिए, y और पूछा जा रहा है x और a को लीजिए, x और a, x से a की तरफ जा सकते हैं क्या आप, x से a की तरफ जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखिए a इज ग्रेटर देन है x से, देख रहे हैं यहाँ पर a इज ग्रेटर देन x है, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा a, x इज ग्रेटर देन a, ऑप्शन नंबर a। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यदि a और b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्तक a इंटू बी होगा। ध्यान रखिएगा सहअभाज्य संख्या a इंटू बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु की 1/3 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 86 वर्ष हो जाएगा। अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, अरुण की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। सबसे पहले आप क्या करिए, अरुण को देख लीजिए, चाचा का 1/3 है, 1/3 कर दीजिए, a = c/3 हो जाएगा, हो गया ठीक, 3a = c हो गया ठीक। अब निकाल लीजिए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु होगी ठीक, c + 5 ये भी होगा, 86 वर्ष हो गए, तो a + c = 76 हो गया, 86 में से 10 घटा देंगे तो 76 हो जाएगा। अब c की जगह 3a रख दीजिए हमको, क्योंकि किसका निकालना है, अरुण का निकालना है, तो a + c की जगह 3a = 76। अब सॉल्व कर लीजिए, 4a = 76, a = 76/4, 4 एकम 4, 4 9 36, आंसर कितना हो जाएगा 19 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर ए 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा पूछा जा रहा है। अब देखिए श्याम को यहाँ लिख लीजिए, श्याम ने कितने दिन में किया, 16 दिन में। सुंदर कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 48। इनकी क्षमता कितनी हो गई, श्याम की 3 हो गई और सुंदर की 2 हो गई। सबसे पहले 10 दिन तक कौन काम कर रहा है, श्याम काम कर रहा है, श्याम काम कर रहा है। कितना काम किया श्याम ने 10 दिन में, 30 काम किया, कर लिया। उसके बाद श्याम प्लस सुंदर दोनों मिल गए 11वें दिन, तो उन लोगों ने 5 काम किए ठीक, 35 काम हो गया। फिर 12वें दिन आए श्याम और सुंदर, श्याम प्लस सुंदर आए, फिर 12वें दिन 5 काम और हुआ, 40 काम हो गया। फिर देखिए 13वें दिन फिर आए श्याम और सुंदर, फिर 13वें दिन काम किए, मतलब 45 काम हो गया। 48 में से कितना काम कंप्लीट हो गया, 45 बचा, शेष काम कितना, शेष अभी 3 काम बचा हुआ है। तो कितने, कौन सा दिन है, 13वां, कितना काम बचा हुआ है, 3। कौन दोनों लोग कर रहे हैं, श्याम और सुंदर की इफिशियंसी 5, 13 सही 3/5 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 सही 3/5। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमवार बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब आप देखिए सबसे पहले हम बड़े श्रृंखला को पकड़कर चलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा MMNN ठीक, MMNN को पकड़िए, MMNN। अब यहाँ पे देखिए MMNN PLM ठीक, MMNN PLM। अब यहाँ पे देखिए N
PLM हो गया, NPLM। ठीक, अब यहाँ पे देखिए PLM, यहाँ पर 2 ऑप्शन भराएगा। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन भराएगा, यहाँ पे हो जाएगा MN। ठीक, यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा गलत हो गया है, PLMNNP हो गया। अब आगे आइए, यहाँ पे LMM, यहाँ पर भी 2 होगा, NN हो जाएगा, फिर यहाँ पर NP। अब देखिए MNNPL, MMNN, सबसे बड़े श्रृंखला को हमेशा पकड़ कर चलते हैं, MMNNPLM। अब इसी हिसाब से MMNNPLM, MMNNPLM। देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NPNNMNLPL। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा NPNNMNLPL आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, को इसमें देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी, इसका सी आंसर सही होगा। ठीक, NPNNMNLPL आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्न अक्षर श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है बाएं से दाएं की तरफ। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है। सबसे पहले संख्या खोज लीजिए, 4 हो गया, ठीक, 6 हो गया, ठीक, 4 हो गया, ठीक, और 2 हो गया। अब पूछा जा रहा है ऐसी कितनी ठीक पहले एक अक्षर है, इसके पहले ठीक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक है। ठीक है, इसके पहले एक अक्षर है, नहीं, इसके पहले एक अक्षर है, नहीं, इसके पहले एक अक्षर है, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। केवल इसके पहले एक अक्षर और बाद में एक प्रतीक, ऑप्शन नंबर ए 1। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। वैसे ही है ये, इसमें का देखिए 2 क्वेश्चन, जैसे बताया गया था कि 13 पर की जाने वाली संख्याएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि, लेकिन 13 को 1 3 के भाग में विभक्त नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं, देखिए ये सीरीज दिया है 2 6 22 4 13 47। इसको देखिए थोड़ा सा टफ है, इसको बहुत ट्राई करने के बाद ये क्वेश्चन आया है। 2 6 22, 2 को 2 से गुणा करिए प्लस 6 को 3 से गुणा करिए, तब जाके ये 22। इसको देखिए 2 दूना 4, 6 त्रिक 18, कितना आ गया 22। अब 4 को 2 से गुणा करिए, 4 दूना 8, 13 गुणे 3 इक्वल टू 47। अब देखिए ऐसे कोई ऑप्शन ये नहीं होगा, ये तो देखकर ही लग रहा है कि ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, 9 में 2 का गुणा करिए, 9 दूना 18 प्लस 5 में 3 का गुणा, 5 3 15 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 33। हमें अगला ऑप्शन चेक ही नहीं करना पड़ा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 5 33, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए क्या दिया हो, 9.6, 8.4, 7.2, 6 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा जा रहा है। आप इसमें से -1.2 करिए, माइनस 1.2 अगर आप घटाते हैं तो 8.4 आएगा। 8.4 में से अगर आप -1.2 घटाते हैं तो 7.2 आ जाएगा। 7.2 में से 1.2 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। 6 में से 1.2 को अगर आप घटाते हैं तो 4.8 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.8, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 6 विद्यार्थी मधु, अंशुल, अवनी, आरव, प्रीति और शिखा ने मार्च के महीने में अलग अलग दिनों में अपने प्रेजेंटेशन दिए। प्रेजेंटेशन 11 मार्च से 16 मार्च के बीच में दिए गए थे। ठीक, अंशुल ने 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया। शिखा ने अंशुल के ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया। शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले था। अवनी ने मधु से ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया। इनमें से किसने 15 मार्च को, 15 मार्च का पूछा जा रहा है, हमको 15 मार्च से मतलब है। ठीक, लेकिन आप देखिए 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च। अब बोला जा रहा है कि 14 मार्च को अंशुल ने प्रेजेंटेशन दिया। 14 को किसने दिया, अंशुल ने प्रेजेंटेशन दिया। अंशुल के ठीक पहले शिखा ने अंशुल के ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया। शिखा ने अंशुल के ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया। शिखा और प्रीति के बीच मतलब प्रीति
के बीच एक ने प्रेजेंटेशन दिया, ठीक। प्रीति के बाद शिखा का एक व्यक्ति ने शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले था, ठीक है, अवनी से इसका पहले था। इसका मतलब 15 मार्च को पूछा जा रहा है, 15 मार्च को हमारा निकल गया, 15 मार्च को अवनी ने प्रेजेंटेशन दिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अवनी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। आप देखिए, आपको संभव मूल्य निकालना है, आपको इसका छूट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। 35% और 5% का निकालिए तो 35 + 5 - 35 × 5/100 = आ जाएगा 38.25%। D2 निकाल लीजिए 25% पे 25 + 15 - 25 × 15/100, इसका आ जाएगा 36.25%। D3 निकाल लीजिएगा 30 और 10% का, 30 + 10 - 30 × 10 /100 = कितना हो जाएगा 37%। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 20% + 20 - 20 × 20 /100, तो सबसे संभावित मूल्य उसका जो आ रहा है, सर्वोत्तम संभव मूल्य उसका 36% सबसे कम आ रहा है चारों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 20% और 20%, ऑप्शन डी 20% और 20%। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। x - 1/x = 2x² + 1/x का स्क्वायर, x यहाँ पर x4 की वैल्यू, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है। x - 1/x का होल स्क्वायर कर लीजिए = 2, x² + 1/x² - 2 = 4, तो x² + 1/x² = हो जाएगा 6। अब इसका होल स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो जाएगा x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 प्लस का 2 = 6 4 के 36, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 = 34, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 34, और 48 का ऑप्शन नंबर डी 34। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम में है, अर्जुन राम के उत्तर में है और अभिषेक के पश्चिम में है। पूजा अर्जुन के पश्चिम में है, अभिषेक के सापेक्ष पूजा की स्थिति। सबसे पहले आप एंगल बना लीजिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। बोला जा रहा है राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम में है, राम अभिषेक के, राम यहाँ है, अभिषेक यहाँ है, ठीक। राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम में है। फिर बोला जा रहा है अर्जुन राम के उत्तर में है, अर्जुन जो है वो राम के उत्तर में, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन यहाँ हो गया, राम का उत्तर यही है तो अर्जुन राम के उत्तर में है। और अभिषेक के पश्चिम में, देखिए अभिषेक के पश्चिम में हो गया और राम के उत्तर में हो गया। पूजा अर्जुन के पश्चिम में है, पूजा जो है वो अर्जुन के पश्चिम में है, पूजा यहाँ हो गई, ठीक। पूजा अर्जुन के पश्चिम में, अभिषेक के सापेक्ष पूजा की स्थिति पूछी जा रही है तो अभिषेक के सापेक्ष पूजा की स्थिति क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। देखिए पूजा पश्चिम दिशा में, अभिषेक के सापेक्ष हमको बोला जा रहा है तो अभिषेक के सापेक्ष पूजा की स्थिति पश्चिम है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर विभिन्न भागों में दी गई संख्या उन बच्चों की संख्या को दर्शाती है जो डे केयर में किसी विशेष खिलौने के साथ खेलते। देखिए क्वेश्चन कहता है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। पूछा गया है न तो वो बारबी डॉल खेलती हो और न ही रेसिंग, ना तो बारबी खेलती हो और न ही रेसिंग। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, तो ऐसे 41 बच्चे हैं जो ना तो बारबी खेलते हैं ना तो रेसिंग, केवल लीगो ब्लॉक्स खेलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 41। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात 1 संबंधी 3 संबंधी 4 संबंधी 7 11 13 15 है। इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का मान पूछा जा रहा है। देखिए n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछा जा रहा है।
तो होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। टोटल कितना है 8, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा 1080 डिग्री। अब इन सब का योग जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 180 डिग्री सबसे बड़े का पूछा जा रहा है तो 15 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1080 गुणे 15, 15/60, 15 चौका 60, सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 270। आंसर 270 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 1331, 729, 343, 125। ये किसी का क्यूब लग रहा है। ध्यान से देखिए, ये किसका क्यूब है, ये 5 का हो गया, ये 7 का हो गया, ये 9 का हो गया, ये 11 का हो गया। तो यहाँ पर किसका आ जाएगा 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। 3 त्रिक 9 त्रिक 27। ऑप्शन नंबर ए 52 का 27। 6 लड़कियां VMSEN और C एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके और एक दूसरे से समान दूरी पर बैठी हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक, अब वृत्ताकार बना लीजिए। वैसे ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है तो इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप दोबारा हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिएगा, EC के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। EC के बाईं ओर, इधर लेफ्ट, ठीक, और इधर राइट। EC के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। CV के बाईं ओर ठीक बगल में, CV के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। NE के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। NE के बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर बैठी है। C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी, C के बाईं ओर, यहाँ पे भी C के बाईं ओर पूछा जा रहा है। SV के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी, S जो है वो V के दाईं ओर, SV के दाईं ओर, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, कौन कौन बैठ चुका है, यहाँ पर बैठेगा M, बैठी M बची थी, M को हमने बैठा दिया। अब पूछ रही है कि C के बाईं ओर ठीक बगल में, C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, M बैठी है। आंसर क्या हो जाएगा M, उत्तर M। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार कीजिए, भले वह सामान्यतः तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कुछ बैल मोर हैं, अब आप बना लीजिए। कुछ बैल मोर हैं, ठीक। सभी मोर चीते हैं, ठीक, सभी मोर चीते हैं, ठीक। सभी चीते घोड़े हैं, सभी चीते क्या हैं, घोड़े हैं। पूछा जा रहा है कुछ घोड़े सभी मोर चीते हैं, हो गया सभी मोर चीते हैं। सभी चीते घोड़े हैं, सभी चीते घोड़े हैं, ठीक। कुछ घोड़े मोर हैं, कुछ घोड़े हाँ हैं, कुछ घोड़े मोर हैं, ठीक। कुछ चीते मोर हैं, कुछ चीते मोर भी हैं। सभी मोर घोड़े हैं, हाँ हैं। ऑप्शन तीनों इसका निष्कर्ष 1 2 और 3 तीनों पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको और भी रेलवे ग्रुप डी के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मास्टर वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।